हाँ जी बेटा, हम लोग HIV वायरस के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि ये HIV वायरस क्या होता है, क्या कुछ इसकी परसेंटेज है। देखो, अगर आप अपनी बुक में खोल के देखोगे तो इसका जो केस दे रखा है, मेनली डायरेक्ट क्या दे रखा है, क्या HIV होती है, क्लियर, देन किसको ये अफेक्ट करने के लग रही, मतलब जो ये हमने केस स्टडी करने के लग रहे थे, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम 1 दिसंबर की बात करें, हर साल जो 1 दिसंबर होता है, इट इज सेलिब्रेटेड एज एड्स डे। ठीक है, जब इसकी मैकेनिज्म की बात आती है तो क्या रहता है कि जो HIV का वायरस, HIV जो वायरस रहता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये अटैक करता है हमारी हेल्पर टी सेल। क्लियर, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है बेटा, इस HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रहता है एक्चुअल में RNA। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे ही ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है, एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये क्या करेगा, अपने RNA को चेंज कर लेता है DNA में। दैट मीन्स कि हमारे DNA में ये किस लिए मिक्स हो जाता है, क्योंकि ये अपने RNA को DNA में चेंज कर लेता है। जैसे ही ये काम करता है, उसके बाद ये क्या करता है, होस्ट के DNA के साथ मिक्स हो जाता है, और जैसे ही होस्ट के DNA में मिक्स होता है, दैट मीन्स ह्यूमन की बॉडी के साथ मिक्स होता है, हमारी जितनी भी जो सेल्स रहती है वो सारी की सारी अफेक्ट हो जाती है। बेटा, जब अफेक्ट होती हैं तो हेल्पर टी सेल का तो नंबर कम होता है, लेकिन जो ये डायरेक्ट जाके अफेक्ट करता है वो करता है मैक्रोफेजिज को। ये एलिमेंट्री में नाम क्लियर दे रखा है। मैक्रोफेजिज में ये जाता है, मैक्रोफेजिज में जाके ये अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है, एंड दीज मैक्रोफेजिज आर नोन एज HIV फैक्ट्री। ठीक है, आपके कंपटीशन में या नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सेल्स होती है जो कि HIV वायरस की फैक्ट्री का काम करती है। दीज आर द मैक्रोफेजिस। दो मेन सेल, हेल्पर टी सेल को ये डैमेज करता है, वो खत्म होती जाती है, कम होती जाती है, और मैक्रोफेज में ये अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि कैसे कैसे ये जाएगा। ये कभी भी कांटेक्ट के थ्रू नहीं जाता कि हमने उसके साथ खाना खाया, कि मच्छर वगैरह काट लिया, ठीक है, हाथ मिलाया, नहीं बेटा। HIV हमेशा ट्रांसफर होता है ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकॉर्सेस विद अ इन्फेक्टेड पर्सन। डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड का जहाँ पर ट्रांसफ्यूजन होए, चाहे वो इंजेक्शन या सीरिंज वगैरह की हेल्प से जो ड्रग्स वगैरह लिए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, फॉर एग्जांपल जो इन्फेक्टेड मदर है वहाँ से। क्लियर, 30% चांसेस रहते हैं कि डिलीवरी के टाइम पर भी जो वायरस है वो क्या करता है, ट्रांसफर कर जाता है, और इसके अलावा ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। डायग्नोसिस, ये जो टेस्ट है ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एड्स की बात करें, एड्स को जिस टेस्ट के थ्रू डायग्नोस डिटेक्ट किया जाता है उसका नाम है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, और दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। बेटा, ये तो इसको क्या नाम है, डिटेक्ट करता है, लेकिन HIV वायरस को जो टेस्ट कंफर्म करता है वो रहता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ये दो टेस्ट याद रखना कि एलिसा की हेल्प से हम कैंसर को भी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और एड्स को भी, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट क्या करता है, इसकी कंफर्मेशन देता है। क्लियर, अगर अब हम आगे बात करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो जो HIV का वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 5 से 10 साल, यानी कि पेशेंट कई सालों से इन्फेक्टेड रहता है और उसको खुद को नहीं पता कि उसकी बॉडी के अंदर HIV ने अटैक कर रखा है। सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे मेन यही है कि हेल्पर टी सेल्स अगर कम हो गई, दैट मीन्स हमारी जो सेल डेफिशिएंसी है, सेलर इम्यूनिटी की जो डेफिशिएंसी है वो होने लग जाती है। जो पर्सन रहता है बेटा, उसकी जो बॉडी रहती है वो हर चीज़ के लिए ससेप्टिबल का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, चाहे कोई पैरासाइट हो, वो इजीली उसकी बॉडी पर क्या करने लग जाते हैं, अटैक करने लग जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो क्या कहता है कि जो ये एड्स के पेशेंट रहते हैं, एक तरह से देखा जाए इनको कोई भी किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन है वो बहुत इजीली कैच कर लेते हैं।
हाई रिस्क की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है ऐसे में वो किसको, जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, होमोसेक्सुअल्स वगैरह, यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज वगैरह के जितने स्टूडेंट्स रहते हैं उनको इससे काफ़ी खतरा है। प्रोफाइलैक्सिस, HIV वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है। कई सारे NGOs वगैरह, कई सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती है जो कि इसके लिए अवेयर करती है। इसका सिर्फ एक ही प्रोफाइलैक्सिस है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब प्रिवेंशन एक ही है बेटा, टू अवॉइड द मल्टीपल पार्टनर्स फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, जब ब्लड ट्रांसफ़र होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ब्लड उस टाइम पे ब्लड ग्रुप को चेक किया जाए। डॉक्टर्स वगैरह या बार्बर शॉप पे क्या करते हैं कि सिरिंज वगैरह रहती है, वो हर बार जो डॉक्टर रहता है वो नहीं लेता है। ब्लेड्स वगैरह का ध्यान रखा जाए। डायरेक्ट जो ये ड्रग एब्यूजर्स रहते हैं वो सेम सिरिंज जो लेते हैं उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। क्लियर। इसके अलावा जितनी भी डिस्पोजेबल सिरिंज है, नीडल्स वगैरह है, जो ब्लड डोनर्स आते हैं उनका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए। ऑर्गन, सीमन वगैरह जितने भी डोनेट करते हैं उन सब का टेस्ट। अदरवाइज इसका कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है आज के टाइम पे। इंडिया ने 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया था। दिसंबर 1 एज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। थेरेपी का मतलब है बेटा कि इसकी कोई वैक्सीन या इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, बट कुछ ड्रग्स रहते हैं जिसमें कि एजिडोथाइमिडीन वगैरह आते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि जो पेशेंट रहता है उसकी लाइफ टाइम बढ़ता है। लाइफ टाइम बढ़ने का मतलब है कि उसके एड्स है, दैट मीन्स वो इनक्योरेबल है, वो बचेगा नहीं। अगर वो 10 साल में मरने वाला है तो वो जो ड्रग्स वगैरह, एजोडाइजेटिन वगैरह, एजोडिवाइजेटिन जो यूज किए जाते हैं उसकी वजह से वो 10 की बजाय 12 साल जिंदा रह जाएगा। दैट मीन्स ओनली सिर्फ उसका कुछ दिन के लिए जो लाइफ स्पेन रहता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जो एड्स जो आपकी बुक में दे रखा है इसको कंप्लीटली करना है और डिटेल में करना है जितना भी दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज आती है वो हम बात करते हैं कैंसर। कैंसर दैट मीन्स अनकंट्रोल ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ पर्टिकुलर सेल और द टिश्यू विच फॉर्म है ट्यूमर। जब अनकंट्रोलेबल, हद से ज़्यादा जब कोई टिश्यू में क्या होने लग जाती है बेटा, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से बॉडी में ट्यूमर बनता है और उसी ट्यूमर को हम नाम देते हैं कैंसर। ठीक है। तो बात आती है कि कैंसर के क्या कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो कैंसर जो रहता है इट शो अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल। करेक्टर है कि कैंसरस सेल्स में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन अनकंट्रोलेबल, यानी कि उसको कंट्रोल, उसको रेगुलेट करने वाली कोई भी मशीनरी नहीं होती। वो जो सेल्स रहती हैं वो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है। कैंसर सेल क्या करती हैं कि उनके पास नॉर्मल जो फीडबैक कंट्रोल रहता है वो खत्म हो जाता है। नॉर्मल सेल्स एक लिमिट तक ही डिवाइड करेंगी, ग्रोथ करेंगी, लेकिन जो कैंसरस सेल्स रहती हैं उनकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लग जाती है। और क्योंकि उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ है, डिवीजन होने के लग रहा है, धीरे धीरे करके वहाँ पर एक ट्यूमर बनता है। ट्यूमर जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं नियोप्लाज्म, दैट मीन्स न्यू ग्रोथ। बेटा जितने भी ट्यूमर्स रहते हैं वो सारे के सारे कैंसरस नहीं होते हैं। और जो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें तो कोई ट्यूमर ही नहीं बनता, ब्लड अफेक्ट होता है। ठीक है। जो कैंसर सेल्स रहती हैं उनकी जो सर्वाइविंग जो एबिलिटी रहती है वो काफ़ी कम रहती है। कैंसरस सेल्स अडेसिव नहीं होती कि वो किसी के साथ अडेयर कर सके, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। और सबसे मेन ये क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड के अंदर भी कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कैंसरस एंड द नॉर्मल सेल, और वहाँ पर हमें ये डिफरेंस लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है, कि क्यों हम किसी को कैंसर सेल के नाम से जानते हैं और क्यों हम किसी को नॉर्मल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो एक मेन पॉइंट मैंने बताया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बेटा मान लो कैंसर सेल क्या कर रही है, डिवाइड करने के लग रही है, और एक नॉर्मल सेल,
तो अगर नॉर्मल सेल हद से ज़्यादा डिवाइड करेगी तो जो उसकी नेबरिंग सेल्स रहती है ना, वो उसको डिवाइड करने से रोकेंगी कि बस तुझे यही तक डिवाइड करना है। दैट मीन्स नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है कि जैसे ही उसकी नेबरिंग सेल्स आती हैं वो लोग आगे की तरफ डिवाइड करना बंद कर देती हैं। लेकिन ऐसा कोई भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमें कैंसरस सेल में देखने को नहीं मिलता, और इनके अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, तभी तो अनकंट्रोलेबल डिवाइड करती हैं, इन्वेसिव होती हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह इसमें क्या हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते। तो आती है कैसे जो कैंसर रहता है वो फैलता है। दैट मीन्स एटियोलॉजी, द कॉजेज ऑफ ए डिजीज। जब हम किसी डिजीज की पर्टिकुलर कॉजेज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एटियोलॉजी के नाम से जानते हैं। कैंसर ना तो कॉन्टाजियस है ना हेरिडिटरी है, ना कॉन्टैक्ट से फैलता है ना हेरिडिटरी है। कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल एजेंट, बेटा कैंसर कोजिंग एजेंट, ठीक है, वो फैक्टर्स, वो चीजें जो कैंसर कोज करती हैं, दे आर नोन एज कार्सिनोजन। क्लियर, कैंसर कोजिंग सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, कार्सिनोजन्स के नाम से जानते हैं। और ये कार्सिनोजन कोई भी हो सकता है, कोई फिजिकल फैक्टर, कोई रेडिएशन हो सकती है, कोई केमिकल फैक्टर हो सकता है। कैसे, शूट के बारे में हम सब जानते हैं, जब अचानक में धुआं निकलती है ना, आप बहुत सारा ईंधन एक जगह इकट्ठा कर दो और सडनली जो धुआं का गुबार सा निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, शूट के नाम से जानते हैं। वो किसको अफेक्ट करती है, हमारी स्किन को, हमारे लंग्स वगैरह को, है ना। कोल तार के बारे में जानते हैं, सिगरेट की स्मोक, सिगरेट के अंदर निकोटीन रहती है विच बैडली अफेक्ट आवर लंग्स। कैडमियम ऑक्साइड है, मस्टर्ड गैस है, ठीक है, निकल क्रोमाइड है, इसके अलावा विनाइल क्लोराइड वगैरह है। तो कहता है कि सिर्फ कार्सिनोजन फैक्टर्स या केमिकल्स रहते हैं जो कि कैंसर कोजिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसके कैंसर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी भी बॉडी में कार्सिनोजन्स हैं लेकिन वो इनएक्टिव है, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए। तो कौन कौन ऐसे फैक्टर है जो कि कैंसर को कोज करते हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशंस। एक्सरे है, गामा रे है, कई सारी रेडिएशंस रहती हैं। और अगर हम डायरेक्ट रेडिएशंस के कांटेक्ट में आते हैं, दे कोज द म्यूटेशन। हम सब जानते हैं डीएनए को सडनली चेंज करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती हैं रेडिएशंस। और म्यूटेशन होंगी देन देयर विल बी ऑल्सो द चांसेस ऑफ द स्किन कैंसर। अगर एक किसान हद से ज्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी तो रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहा है ना। इसके अलावा जो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह रहते हैं बेटा, जो डायरेक्ट इस चीज के एक्सपोजर में रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कैंसर होने के। किस लिए, क्योंकि रेडिएशंस थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ था, जो एक्सप्लोजन हुआ था सब जानते हैं, एटॉमिक बम की वजह से वहां पर जो ल्यूकेमिया के जो चांसेस थे वो बढ़ गए। और आज तक वो जो जापान की वो जो जनरेशन्स पैदा हो रही हैं उनमें जो ये म्यूटेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुई है। फिजिकल इरिटेंट, कश्मीरी लोग, पता है कश्मीर का पहनावा देखा होगा ना, एक बड़ा सा गाउन टाइप होता है और वो क्या रहता है बेटा, उनको गर्म रखता है। लेकिन वो जैसे अपने छोटी छोटी मिट्टी की वो होती हैं पोटलियां फॉर एग्जांपल, पहले बच्चे खेलते थे, देखो एक तो दिए आते हैं, ठीक है, एक छोटे छोटे बिल्कुल इतने साइज के, वो मिट्टी के जो अपन शायद करवे बोलते हैं उनको, या कुछ ऐसे बोलते हैं, करवा बोलते हैं आई थिंक। सेम ऐसा वहां पर रहता है, वो लोग उसमें जलता हुआ कोयला रख के और अपनी कमर पे बांध लेते हैं। कश्मीरी लोग उसको बोलते हैं कंगड़ी। कंगड़ी को उस मिट्टी के उसमें डाल दिया और अपनी कमर पे बांध लेते, किस लिए, कि ठंड में उनको गर्मी मिलती रहे। और वही कंगड़ी जो रहती है उनके एब्डोमिनल स्किन कैंसर को कोज करती है। क्यों, क्योंकि हीट के साथ उनका कंटिन्यू एक्सपोजर होने के लिए, ठीक है।